से के लिए ऑफ का भी तो यूज होता है। तो आज मैं वही चीज आप लोगों को कवर करवाने के लिए आई हूँ कि किसका जगह पर क्या यूज किया जाता है और किस तरह यूज किया जाता है, ये आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये वैसे प्रेपोजिशन है जिनका यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही बार करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होते कि कहां पर किसका यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है विद का हिंदी मीनिंग होता है से, लेकिन ये कब यूज होता है जब कोई हथियार या औजार की बात करे। यानी कि अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो जब हम टूल्स की बात करते हैं, जैसे टूल्स में क्या हो गया, पेन भी एक तरह से हथियार औजार के कैटेगरीज में आ गया। ओके, चाकू हो गया या फिर कुल्हाड़ी हो गया, ये सब क्या है, हमारा हथियार है, औजार है, टूल्स है। तो इन जगह पे हम विद का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने पेन से पत्र लिखा, तो यहाँ पे से आ रहा है ना, आपके सेंटेंस में से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप पेन से लिख रहे हैं, यानी कि किसी टूल्स की बात आप कर रहे हो। तो इस सेंटेंसेस में आपको विद का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई रॉट अ लेटर with the pen। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या था, किसी टूल से लिखने की बात कर रहे थे। यहाँ जो पेन है ये एक तरह से टूल्स है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर विद का यूज किया। आई रॉट अ लेटर विद द पेन। देखिए, मैं यहाँ पर हमेशा जो भी मैं लेकर आती हूँ, जो भी वीडियो रहते हैं, उसमें मैं दो सेंटेंसेस आपको देती हूँ। दो सेंटेंसेस देने के पीछे एक रीजन होता है। पहला सेंटेंस तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी कि उसका यूज कैसे करना है, और सेकंड सेंटेंस आप लोगों के लिए रहता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए, आप खुद से बनाकर प्रैक्टिस कर पाए। तो बताइए, तो इसकी क्या होगी, मैं सब्जी चाकू से काटता हूं, तो चाकू जो यहाँ पर सब्जी काट रही है ये लेडी, तो ये चाकू क्या है, ये हमारा टूल्स है ना, ये जो चाकू है ये भी हमारा टूल्स है। तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। तो बनाइए, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हर किसी को बनाने हैं ये, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए। आप रिटन इंग्लिश की बात करो या स्पोकन इंग्लिश की बात करो, प्रीपोजिशन से आप पीछा छुड़वा ही नहीं सकते, और हर एक प्रीपोजिशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में। तो विद का बताइए, इसका कैसे यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे आई चॉप। अब यहाँ पर चॉप का यूज क्यों किए, हम तो काटने के लिए कट का यूज कर सकते हैं, काटने के लिए हम बाइट का भी यूज कर सकते हैं, और काटने के लिए हम चॉप का भी यूज करते हैं। लेकिन करेक्ट कौन सा होगा, तो देखिए, जब आप चाकू से, जब आप सब्जी काटने की बात करते हो, ठीक है, सब्जी में कुछ भी सब्जी हो गया, अब उसको काटने की बात करोगे तो वहां आप चॉप का ही यूज कीजिएगा। अगर आप किसी भारी औजार से काट रहे हो, जैसे कुल्हाड़ी से आपने पेड़ काटा, तो वो भारी औजार हो गया ना, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा कट का। और दांतों से अगर कुछ काट रहे तो वहां यूज कीजिएगा बाइट का। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो हम बोलेंगे आई चॉप वेजिटेबल्स, सब्जी काट रहे हैं ना, यानी कि वेजिटेबल्स विद नाइफ। मैं सब्जी चाकू, सॉरी नाइफ मैंने यहाँ पर नो मैं लिख रही हूँ, नाइफ होगा। तो यह हमारा सेंटेंस हो गया, आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ, मैं सब्जी चाकू से काटती हूँ। तो ये आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं से के। तो अब यूज करेंगे बाय के सेंस में। हम से का यूज कब करेंगे, जब हम यात्रा की बात करेंगे, जब हम किसी व्हीकल की बात करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे बाय का। ओके, ये तो मैंने बहुत बार आपको क्लियर करवाया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल हमारा, मैं कोलकाता ट्रेन से गई। ट्रेन क्या है हमारा, एक यात्रा करने का साधन है, वाहन है, व्हीकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। हमारे सेंटेंस में से आ रहा ना, लेकिन ये हमारा यात्रा करने का, यानी कि ट्रेवल करने का साधन है ट्रेन, इसलिए यहाँ पर बाय का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई वेंट टू कोलकाता, आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से कोलकाता गई, आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है, मैं कार से ऑफिस जाता हूं, तो यहां भी से आ रहा, और कार आपका एक व्हीकल है, यात्रा करने का साधन है। तो बताइए, तो क्या होगा, मैं कार से ऑफिस जाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बताइए। तो इसकी इंग्लिश फटाफट आपको बताने हैं। ठीक है, तो हम इसकी इंग्लिश बोलेंगे, आई टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस बाय कार। देखिए, यहां पर आपको मैं सेकंड सेंटेंस जो
बोल रही हूँ ना, आपको ही बनाने हैं। देखिए अगर आप ये वीडियो को क्लिक किए वो देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो आपको बनाते हुए चलना है ताकि आप कुछ सीख सको। अब वीडियो को क्लिक किए हैं सिर्फ देखे जा रहे हैं, इससे आप कुछ सीख तो नहीं पाओगे। तो सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, मेरे साथ बनाते हुए चलना होगा। देखिए 100% आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफ का, ओ डबल एफ। देखिए ऑफ भी दो तरह का होता है, एक ओ एफ होता है और एक ओ डबल एफ होता है। तो ओ एफ का यूज होता है जब का के की वाला सेंटेंस बोलते हैं ना, तो जैसे टाई का प्राइस, तो वहां पर हम का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ का यूज करेंगे से के सेंस में, गति के साथ अलग होना, यानी कि किसी चीज से अलग हो जाना, और मोशन के साथ, गति के साथ यानी कि मोशन के साथ कोई चीज अलग हो जाता है, तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ। एग्जाम्पल देखिए, पेड़ से आम गिरा। यहाँ पे आपको ये पेड़ दिख रहा है, देखिए यहाँ जो मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ जो आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ अलग से है। मैंने जो यहाँ पर मैंगो लगाया है, ये सारा मैंने अलग अलग करके लगाया, ये सारे अलग अलग मैंगो है, पहले से ये पेड़ में नहीं लगे हुए थे, मैंने अलग अलग इसे लगाया। यहाँ भी मैंगो है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब मैंने अलग अलग आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पेड़ से जो आम है ना, ये गिर रहा है नीचे। तो ये मैंने इतनी मेहनत जो की है, ये मैंने आप लोगों के लिए की है कि आप लोगों को ये ड्राइंग के थ्रू ये समझ में आ जाए कि ये वाला कैसे इसको समझना है। देखिए एग्जांपल, पेड़ से आम गिरा, तो यहाँ जो आपको आम दिख रहा ना, ये पेड़ पर पहले यहाँ पर रखा, यहाँ पर टंगा हुआ होगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे अलग हुआ, तो ये टूट के अलग हो रहा, तो मोशन के साथ अलग हो रहा ना, अलग तो हो रहा, पेड़ से ये आम अलग हो रहा, लेकिन मोशन हो रहा, गति हो रहा इसमें, इसीलिए यहाँ पर ओ डबल एफ का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पर मोशन हो रहा है, इसीलिए ऑफ का यूज करेंगे। पेड़ से आम गिरा, तो अब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द मैंगो, बोलेंगे द मैंगो फेल ऑफ, फेल ऑफ। ठीक है, गिरना यानी कि फॉल, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है। ओके, ऑफ द ट्री। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ओ डबल एफ का यूज कब किया जाता है, जब कोई चीज मोशन के साथ अलग हो जाती है। नेक्स्ट है वो स्कूल से गया, तो देखिए पहले वो स्कूल के अंदर था, अब स्कूल को छोड़ रहा है और मोशन के साथ चल के स्कूल को छोड़ रहा ना, तो मोशन हो रहा, पहले स्कूल का अंदर था, अब यहाँ से चलते चलते आया, अब स्कूल से ये अलग हो रहा है, लेकिन मोशन हो रहा है। तो बताइए तो सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, वह स्कूल से गया, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है, हर स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हो। और वीडियो को अगर समझ में आ गया ना, आपको ये सारे प्रपोजिशन समझ में आ गए, तो वीडियो के एंड में आप कमेंट करके जरूर जाना कि मैम आपके पढ़ाया हुआ तरीका हमें समझ आ गया, बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा। तो देखिए इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, ही वेंट ऑफ द स्कूल, ही वेंट ऑफ द स्कूल। तो ये आपको समझ में आ गया ना, कोई चीज मोशन के साथ अलग हो जाती है तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे, ही वेंट ऑफ द स्कूल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है सिंस। सिंस का यूज करते हैं से जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, राइट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता ही है। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम, मैंने बोला कि मैं आपको सुबह मिलूंगी, तो सुबह मैंने बता दिया ना कि मैं फिक्स टाइम पे सुबह ही मिलूंगी। मैंने बोल दिया कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगी, तो 2 बजे ही मिलूंगी, मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड टाइम मैंने बता दिया, तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, अब इससे मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो ये बोला मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो उसने मुझे बता दिया कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, एक पॉइंट बता दिया, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव बीन, एकदम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। या फिर मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, क्रिकेट की बात करोगे तो आपको यहाँ पे क्रिकेट का यूज करना होगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद। ओके, वो लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी,
वे लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी आपको बनाने हैं, सभी को बनाने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दे हैव बीन, दे हैव बीन स्पीकिंग। स्पीक बोला यानी कि स्पीक होता है, स्पीक का फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कब से? बचपन से, यानी कि सिंस चाइल्डहुड, बचपन को हम चाइल्डहुड बोलते हैं। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, क्या आपका सही है? सही है तो यस लिखिए, क्या आपका सेंटेंस सही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फ्रॉम। अब हम फ्रॉम का यूज करेंगे से के सेंस में। ये तो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं ना, और ये दो कंडीशन में यूज होता है, ठीक है? जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, अलग होती है, या फिर हम किसी चीज, हम डिजीज की बात करेंगे यानी कि कोई बीमारी की बात करेंगे तो फ्रॉम का यूज करेंगे। अब अलग होती है, मैम आपने ऑफ में बताया तो कि अलग होती है, बिल्कुल ऑफ या फ्रॉम किसी का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। किसी चीज से अलग होना में उसमें दो प्रेपोजिशन का यूज होता है, ओ डबल एफ या फिर फ्रॉम। तो वहां पे मैंने जो प्रैक्टिस क्लास करवाया था, उससे मैंने ओ डबल एफ का यूज किया था, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे ना। अब आपको याद आया कि मैंने क्यों करवाया था? क्योंकि गति के साथ अगर कोई चीज अलग होती है तो फ्रॉम के साथ साथ ऑफ का भी यूज हम कर सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम का यूज होता ही है, ऑफ का भी यूज होता ही है। ओके, तो अब जब भी आप न्यूज़पेपर या कोई बुक रीडिंग करते हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। या फिर फ्रॉम का यूज करेंगे डिजीज के साथ, बीमारी के साथ। वो कैंसर से पीड़ित है तो उसे कैंसर बीमारी है, डिजीज है, तो क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वो कैंसर से पीड़ित है, ठीक है? मतलब सफर कर रहा है कैंसर से। नेक्स्ट है वो दिल्ली से आ रहा है, इसकी इंग्लिश बनाइए। तो ज्यादातर हम कोई देश से अलग होता है ना, कोई सिटी से, दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, असम से आ रहा है, मतलब कोई कहीं से आने की बात करते हैं तो वहां पे हम ज्यादातर फ्रॉम का यूज करते हैं, वही बेस्ट होता है हमारा। लेकिन अगर कोई पेड़ से कोई चीज, पत्ता अलग हो रहा है, आम अलग हो रहा है, कोई भी फल अलग हो रहा है, तो वहां पे आप, या फिर कोई बच्चा छत से कूद गया तो छत की सतह को छोड़कर कूद गया ना, अलग हो रहा, तो वहां पे ज्यादा बेस्ट आपका ऑफ रहेगा। ओके, तो बताइए दिल्ली से आ रहे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रहा है। इस तरह से बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोर यानी कि से। फोर का यूज भी करते हैं से के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये भी यूज होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों जो हमारे होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा फोर का यूज किया जाता है, याद रहिएगा, ठीक है? जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब मैंने आपसे पूछा कि आप कब से खेल रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे? मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं घड़ी नहीं देख सकती कि कहाँ पे घड़ी है, कितना बज रहा है, तो मुझे अभी टाइम नहीं पता है। और आप अब मुझे बोल दोगे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो क्या मैं पता कर पाऊंगी 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे? मैं नहीं पता कर पाऊंगी, मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगी, तो वहां पे मैं यूज कर दूंगी 4 का। ओके, जब मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी कि कितने बजे से मैं खेल रही हूँ या कितना नहीं, तो वहां पे हम डायरेक्टली 4 का यूज कर देंगे, जब हमें कैलकुलेशन नहीं पता होगी। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हो। हम लोग 5 सालों से ये किताब लिख रहे हैं, तो 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था ये हमें नहीं पता है। अचानक किसी ने पूछ दिया हड़बड़ी में, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा ईयर से मैं लिख रही हूँ किताब, इसलिए मैंने हड़बड़ी में 4 लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे we have been writing this book, we have been writing this book 5 years। 4 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना कि 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था। ओके, नेक्स्ट है वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बताने हैं। वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से बताइए। वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? आपको बनाते हुए चलना है। हम बोलेंगे, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम बोलेंगे he has been
waiting. He has been waiting for me. He has been waiting for me. वो मेरा इंतजार कर रहा है कब से? 2 घंटे से. तो 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने वहां क्या लगा दिया? 2 hours. For 2 hours. 2 घंटा, यानी कि लगभग 2 घंटा से. ओके, चलिए आगे चल देखते हैं. और से का लास्ट हमारा यूज है थ्रू. थ्रू यानी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना. यहां पे हम यूज करते हैं थ्रू का. ओके, जैसे कि मान लीजिए ये एक पाइप है. ओके, अब यहाँ पर एक बेबी है, वो यहाँ से अंदर से जा रहा इधर आ रहा, मतलब इधर से इधर गया. उस सेंस में हम यूज करेंगे थ्रू का. वही सेंस में थ्रू का यूज किया जाता है. अब देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं. एग्जांपल देखिए, एक कार टर्नल से गया, तो यहां भी से आया ना. लेकिन टर्नल कैसा होता है? एक ऐसा सा बंद गुफा जैसा एक टर्नल होता है ना. एक टर्नल ऐसे होता है ना. मान लीजिए, रुकिए मैं अच्छे से बता देती हूँ. मान लीजिए टर्नल, ये गलत है. ठीक है, मान लीजिए टर्नल एक ऐसा टर्नल है. ओके, टर्नल यानी कि जैसे गुफा जैसा होता है ना, वहां से अंदर ट्रेन अंदर जाती है या फिर कार अंदर जाता है. और यहाँ पे एक कार है. अब कार क्या करेगी? टर्नल से इस पार से उस पार जाएगी. तो यही हम कहना चाहते हैं कि एक कार टर्नल से गया, तो यहां यूज करेंगे हम अ कार वेंट. अ कार वेंट थ्रू द टर्नल. द टर्नल. यहां पर और एक चीज जो हमारा दिमाग खराब कर देता है वो है अक्रॉस. अक्रॉस और थ्रू, ये हमारे बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाने के सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं और ये भी से का सेंस ही देता है. ठीक है, दोनों का यूज यहां से वहां जाने के लिए करते हैं. लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, जब एक, मान लीजिए ये आपका एक पूल है. ठीक है, ये पूल है. अब बाहर नदी के ऊपर पूल है, तो क्या आसपास से वो पूल घिरा हुआ है? नहीं, ये पूरा खुला एरिया है. ये पूरा खुला एरिया है. ठीक है, और खुले एरिया में आप इस पार से उस पार अगर जाओगे तो वहां क्रॉस का यूज करोगे. लेकिन ये जो टर्नल है ये इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया से इधर से उधर जाओगे तो वहां पर थ्रू का यूज करेंगे. याद रहना चाहिए, मेरी बातों के एकदम ध्यान दीजिए. ठीक है, कि जब आप खुले एरिया में इस पार से उस पार जाते हो, खुला एरिया, पूरा खुला एरिया है, इस पार से उस पार गए तो क्रॉस का यूज करेंगे, और बंद एरिया में इस पार से उस पार गए तो वहां पर थ्रू का यूज करेंगे. आई होप समझ में आ गया. बताइए तो, समझ में आ गया ना? यस लिखिए, समझ में आ गया तो यस लिखिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है, गेंद खिड़की के पार चली गई. गेंद खिड़की से पार चली गई, या फिर खिड़की के या खिड़की से, बात एक ही है ना, से भी आ सकता है. गेंद खिड़की से पार चली गई. यहाँ पे आपको बॉल दिख रहा है. यहाँ भी जानते हो, मैंने एक विंडो लिया है, अलग से मैंने विंडो लिया है, अलग से मैंने बॉल लिया है, और यहाँ पर एरो करके मैंने दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये बॉल जो है ना खिड़की के इस पार से उस पार जाएगी. इतनी मेहनत मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है. तो ये बॉल जो है, मैं यहां से मारूंगी तो बॉल इस तरफ से उस तरफ जाएगा. तो ये जो विंडो है एक इनक्लोज्ड एरिया है, और इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार अगर कोई चीज जाती है तो वहां पे यूज करेंगे थ्रू का. यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी. तो बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, द बॉल वेंट. द बॉल वेंट थ्रू. The ball went through the window. The window, गेंद खिड़की से पार चली गई. The ball went through the window. Okay, मतलब कोई इनक्लोज्ड एरिया से. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं. इनक्लोज्ड एरिया से उस पार से इस पार जाती है तो वहां पे आप यूज कीजिएगा थ्रू का. तो आज मैं कुछ ज्यादा आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन लेकर आई हूँ, और बिलीव में आपको सारे प्रीपोजिशन अभी के अभी समझ में आ जाएंगे, और मैं उसकी प्रैक्टिस भी अभी के अभी आपको करवा दूंगी, ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. ऊपर से रिलेटेड हमारे पास 4 प्रीपोजिशन है. क्या क्या है? ऑन, अ वर्ब, ओवर, अप. ये 4 प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है
ऊपर। लेकिन कब कब यूज किया जाता है? चारों का सेंस अगर मैं बोल दूं आपको कि किताब टेबल के ऊपर है, तो ये तो आप सभी को पता है कि इसमें ऑन का यूज किया जाता है। लेकिन ऊपर के सेंस में तो अवर्ब का, ओवर का और अप का भी तो यूज किया जाता है। तो जब किताब टेबल के ऊपर है उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है, तो इन सब का यूज कहाँ किया जाता है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर और पर। जैसे कि टेबल के ऊपर किताब है या फिर टेबल पर किताब है, तो ऊपर बोलो या पर बोलो, दोनों के लिए आपको ऑन का यूज करना काफी यूजफुल है। हर टाइम इसका यूज किया जाता है, विलेज में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और इसे समझना भी काफी इजी है। देखिए कैसे है, किताब टेबल पर है, तो यहाँ पर तो मैंने पर लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है, किताब टेबल के ऊपर है ना। इस तरह से भी तो सेंटेंस हो सकता है कि किताब टेबल के ऊपर है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि ऑन का यूज कहाँ करना है, तो आप तो यहाँ पर अवर्ब का भी यूज कर सकते हैं, ओवर का भी यूज कर सकते हैं या अप का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऑन का यूज हम वहां करेंगे जहां पर ऊपर का सेंस तो आएगा लेकिन टच करेगा। जो दो थिंग्स आपके रहेंगे, चाहे वो टेबल और बुक हो, चाहे वो बैड और फोन हो, सभी एक दूसरे को टच करेंगे। ऊपर तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे से टच करेंगे, तो वहां पर यूज करेंगे हम ऑन। ठीक है, सरफेस को टच होना चाहिए। जैसे कि किताब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है और उसके ऊपर किताब रखी हुई है, तो सब देखिए सतह को टच कर रही है ना, सरफेस को टच कर रही है, यानी कि इसमें ऑन का यूज करेंगे और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए अभी आपको लग रहा है कि ये सब तो इजी है, लेकिन काफी सारे मैं ऐसे प्रेपोजिशन बताऊंगी जिसमें काफी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये हो गया द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मेरे साथ आप लोग बनाते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी। फोन बिस्तर पर रखा हुआ है या फिर फोन बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है, तो ये फोन बिस्तर को टच कर रहा है ना, टच कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। बनाइए, कैसे बनाएंगे, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और विलेज में आपको फिर दोबारा से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के अभी सारे कंफ्यूजन में क्लियर कर दूंगी। तो फोन बिस्तर पर रखा हुआ है, इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द फोन हैज केप्ट, रखा है यानी कि रखने का काम कंप्लीट हो गया है, राइट। और कंप्लीट हो जाता है तो वहां हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि हैज हैव और केप्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऑन द बेड, किस पे रखी हुई है, बेड पे रखी हुई ना, इसलिए ऑन द बेड। तो द फोन हैज केप्ट ऑन द बेड। यहाँ पे अगर यहाँ पर बुक भी रखी होती तो हम बोलते द बुक हैज केप्ट ऑन द बेड। तो इस तरह से जो भी चीज एक सतह को टच करती हो तो वहां पे आपने यूज कर दीजिएगा ऑन का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थी ऑन की। आई होप आपको ऑन समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। गाइस अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाता है ना, तो लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और मैंने आपको कैसा समझाया ये जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे अवर्ब। अवर्ब का मतलब ये होता है ऊपर, लेकिन कब यूज होता है, टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, ये आपको ये पूरा वॉल है यानी कि दीवार है और यहाँ पर टेबल रखी हुई है, यहाँ क्लॉक है। ठीक है, अब मैंने बोला टेबल के ऊपर दीवार पर, टेबल के ऊपर है ना, ये टेबल के ऊपर है, टेबल नीचे है और टेबल के ऊपर ये क्लॉक है और दीवार पे क्लॉक टंगी हुई है, तो दीवार को टच करिए, राइट। ये जो क्लॉक है दीवार को टच करे, यहाँ देखिए टच करिए तो ऑन का यूज करेंगे। लेकिन ये ऊपर है, टेबल के ऊपर है, क्या ठीक ऊपर है, नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो घड़ी है टेबल से ऊपर है, लेकिन टेबल के ठीक ऊपर नहीं है, देखिए साइड में है ना। तो जहां पे आप ऊपर की तो बात करते हो लेकिन ठीक ऊपर नहीं होती है, तो वहां अबव का यूज करेंगे। इसके बाद जब मैं ओवर बता दूंगी ना, तब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, तो हम बोलेंगे देयर इज a clock, there is a clock on the wall। on the wall का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल पे जो क्लॉक है वो टच कर रही है। ठीक है, above the table, above the table।
तो ये चीज तो सेम, ये चीज तो बस ये समझना है कि ये जो टेबल है ना, ये जो घड़ी है टेबल से ठीक ऊपर नहीं है, ऊपर है लेकिन पूरे ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है, साइड में है, इसलिए यहाँ पर अबव का यूज किए, ठीक है। पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के क्या ठीक ऊपर है? नहीं, ये तो साइड में है। अगर यहाँ से भी देखने जाए तो ये साइड में है ना, हेलीकॉप्टर साइड में है, पेड़ के ठीक ऊपर नहीं है। तो जब कोई चीज ठीक ऊपर नहीं रहती है तो वहां अबव का यूज करते हैं। ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस को बनाइए। जब मैं ओवर क्लियर कर दूंगी तो ये 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले इसको बना लीजिए आप। क्या बोलेंगे हम इसको? पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, हम बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर, देयर इज अ helicopter above the tree, above the tree, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, there is a helicopter above the tree, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है ना, चलिए ओवर क्लियर करती हूँ, ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ प्रेपोजिशन डिफरेंस के साथ समझ में आते हैं, ऐसे भी समझ में आते हैं, लेकिन जब उसके डिफरेंस को समझ लेते हैं तो वो भी समझ में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब कोई चीज ऊपर है। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, फिर से वही सेंटेंस, लेकिन देखिए पिक्चर अलग है ना। यहाँ पे देखिए एवर्ब में देखिए आपका क्लॉक यहाँ पे था, लेकिन ओवर में देखिए, ओवर में आपका क्लॉक टेबल के ठीक ऊपर है। तो जब ऊपर कोई चीज रहेगी लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहेगी, मतलब यहाँ जो आप यहाँ पहले जो अबव में देख रहे थे यहाँ पर क्लॉक था ना, तो क्या घड़ी टेबल के ठीक ऊपर था? नहीं, लेकिन अभी जो हम ओवर में देख रहे हैं ये टेबल के ठीक ऊपर है। तो कोई चीज ठीक ऊपर रहती है तो वहां आप यूज कीजिएगा ओवर का, लेकिन कोई चीज ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है तो वहां पर यूज करेंगे अवर्ब का, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस बनाइए, इसमें दोनों सेंटेंस से ही बनेगा, जहां अबव का यूज किए वहां ओवर का यूज करेंगे, क्योंकि ठीक ऊपर रहने की बात किए थे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बनाइए अभी, आपको समझ तो आ गया, चलिए बनाइए अभी। हम बोलेंगे देयर इज अ क्लॉक, और ये भी दीवार से चिपकी हुई है, यानी कि ऑन का यूज करेंगे, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लॉक ऑन द वॉल ओवर द टेबल। नेक्स्ट है पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। यहाँ जो पेड़ है देखिए ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर है ना, ठीक ऊपर है। पहले जो पिक्चर देखे थे हम लोग, देखिए ठीक ऊपर नहीं थी, साइड में थी, लेकिन अब जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो पेड़ के ठीक ऊपर है, यानी कि ओवर का यूज करेंगे। तो बताइए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम इस सेंटेंस को बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, ओवर द ट्री। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो जब आप अबव और ओवर राइटिंग आपको क्लियर हो गया, यस बोल दीजिए, ताकि मैं कमेंट क्रिएट करूंगी तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको ओवर अबव समझ में आ गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो यस आप लिख दीजिए, मैं देख लूंगी कमेंट। ओवर और अबव आपको समझ में आ गया। चलिए अब ऊपर के सेंस में और एक वर्ड था हमारा अप, अप का यूज कहां करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अप का यूज करने कहां पर किया जाता है? अप का यूज तो हम ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन जब हम कोई प्राइस के ऊपर की बात करते हैं, या फिर मतलब कोई चीज ऊपर जा रहा है, मतलब कोई लेवल में ऊपर जा रहा है, या फिर प्राइस में कोई चीज ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए हम सिंपल अप का यूज कर देंगे, ठीक है। मतलब कोई चीज ऊपर, गुब्बारा ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पे अप का यूज कर दीजिए। आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, वहां पे अप का यूज कर दीजिए। प्राइस ऊपर जा रहा तो वहां पे अप का यूज कर दीजिए, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा है। तो पैरासूट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर पैरासूट आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा? ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है, सिंपली ऊपर जा रहा है, ना किसी से टच हो रहा है, ना किसी के ठीक ऊपर है, ना किसी के साइड ऊपर है, बस ऊपर है। तो यहाँ पे अप का यूज कर देंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द पैरासूट,
द पैराशूट इज गोइंग अप, गोइंग अप। तो हमारा सेंटेंस हो गया द पैराशूट इज गोइंग अप, पैराशूट ऊपर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कीमत ऊपर जा रही है। बताइए इसकी सेंटेंस क्या बनेगी? मतलब ये जो कपड़े वो खरीदने आएंगे ना, ये तो कपड़े का प्राइस ज्यादा था, तो ये बोले कि जो प्राइस है ना, कीमत है ना, ऊपर जा रही है। तो बताइए क्या होगा ऊपर जाने के लिए? प्राइस है, प्राइस सब्जी का दाम हो गया या फिर किसी चीज का भी कीमत हो गया, ऊपर जा रही है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे द prices are going up, the prices are going up। prices यानी कि कीमत ऊपर जा रही है, the prices are going up। तो ये हमारे थे up यानी कि ऊपर। अब हम लोगों ने 4 preposition कर लिए ऊपर के सेंस में, on, above, over और up। चलिए इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते, साथ में सेंटेंसेस ले लेते, इसकी प्रैक्टिस कर लेते ताकि ये 100% क्लियर हो पाए। चलिए अब बारी हमारी प्रैक्टिस की। पहला सेंटेंस है नदी के ऊपर ब्रिज है। पहले आप इस सेंटेंस को बनाओ। आपको इस सेंटेंसेस में क्या लग रहा है, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज होना चाहिए? 4 प्रीपोजिशन या ऊपर के लिए, लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? नदी के ऊपर ब्रिज है, यानी कि नीचे नदी है उसके ऊपर ब्रिज है। बताइए क्या यूज होगा? बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान दे तो बहुत ही आसान है। तो इस सेंटेंसेस में देखिए ऊपर, तो नदी के ठीक ऊपर ब्रिज होगी ना, साइड में तो नहीं होगा, नदी का साइड में तो ब्रिज नहीं होगा, नदी का ठीक ऊपर में ब्रिज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, तो इसके ठीक ऊपर में ब्रिज होगा ना, इसे साइड में तो ऊपर ब्रिज नहीं रहेगा, तो ठीक ऊपर है यानी कि ओवर का यूज करेंगे। हमारा इस सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ ब्रिज। अब ब्रिज और नदी एक दूसरे को टच भी कर रही है क्या? नहीं कर रही, तो ऑन का भी यूज नहीं होगा और साइड में नहीं रहेगा। ये जो नदी है, नदी से साइड में तो ब्रिज नहीं रहेगा, तो अबव का भी यूज नहीं होगा। ये कोई कीमत वगैरह तो है नहीं जो ऊपर जा रहा है, उसमें भी अप का यूज नहीं होगा, तो बचा ओवर। ओवर का यूज किया जाता है ऊपर के सेंस में, वो भी ठीक ऊपर के सेंस में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। बताइए टेबल यानी कि नॉर्मल जो हमारा टेबल होता है ना, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जो टेबल होता है उसके ऊपर बैठा हुआ है। बताइए क्या बनाएंगे? रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो अब इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस में लगाएंगे ऑन। ऑन क्यों लगाएंगे हम इस सेंटेंसेस में? क्योंकि टेबल के ऊपर जब रोहन बैठेगा तो वो सतह को टच करेगा। ठीक है, आप टेबल पे बैठोगे तो आप सतह को टच करोगे ना, टेबल को टच करोगे, तो जब कोई चीज सरफेस को टच करती है तो वहां पर यूज होता है ऑन का। ओके, दाम बढ़ रहे हैं यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या हम बताएंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा ना, कोई चीज प्राइस ऊपर जाती है या बढ़ती है, ठीक है, बढ़ रहे हैं या फिर ऊपर जा रहे हैं, बात तो एक ही है। बढ़ रहा मतलब ऊपर ही जा रहा है ना, तो वहां पे आप का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। प्राइस मतलब दाम बढ़ रहे हैं, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो ये हमारे थे 4 प्रीपोजिशन और हम लोगों ने 4 प्रीपोजिशन का यूज करना सीख लिया। क्लियर हो गया? एक बार यस बोल दीजिए कि ऊपर के सेंस में जो हम लोगों ने 4 प्रीपोजिशन सीखा वो आपको क्लियर हो गए।